समुद्र की एक काली चादर फैली है। अंधेरी रात, ठंडी हवा, हर तरंग में एक गूंग गाना है, गुमशुदा आवाजों की। और बीच उस अंधेरे समंदर में एक जहाज, बिना किसी आत्मा के। उसे पाना आसान है, पर रहस्य उतना ही गहरा है जितनी उसकी लहरें। यह वह कहानी है मेरी सेलेस्ट की, एक जहाज जिसे 5 दिसंबर 1872 को देखा गया, लेकिन कोई भी उस पर न था। जहां सामान था, जीवन संकट कोई संकेत नहीं, लेकिन मानवता के 10 सबसे बड़े प्रश्न खो चुके थे। क्या हुआ था उस रात? क्यों एक अनुभवी कप्तान और उसकी पूरी टीम ने छोड़ दिया उस जहाज को? और क्या वो जहाज आज भी घोस्ट शिप कहलाने के योग्य है? मैरी सेलेस्ट का निर्माण 1861 में कनाडा के स्पेंसर्स आइलैंड में हुआ था। यह शुरुआत में अमेज़न नाम की जहाज थी, लेकिन बाद में यह अमेरिका के स्वामित्व में आई और नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रख दिया गया। 7 नवंबर 1872 को यह न्यूयॉर्क से जिनोआ, इटली की ओर चली। कप्तान बेंजामिन एस ब्रिग्स, उनकी पत्नी सैरा और उनकी 2 वर्ष की बेटी सोफिया समेत 10 लोग उस जहाज में थे। जहाज में लगभग 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल थे, जो बहुत ही खतरनाक कार्गो माना जाता था। उसकी पिछली यात्रा मुश्किल रही थी। लॉगबुक में पिछली प्रविष्टियां बताती हैं कि मौसम बिगड़ा, लेकिन कप्तान ने हार नहीं मानी। सामान्य दिनचर्या में वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन 25 नवंबर की वह आखिरी लॉग एंट्री चौंकाने वाली थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। 4 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश ब्रिग D.I. ग्रेटिया ने मैरी सेलेस्ट को अजोर्स के करीब पाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोर्ड की, आश्चर्यचकित रह गए। जहाज सांस लेने लायक था, वह सीवर्दी था, पालें खुली थीं और कंपार्टमेंट्स व्यवस्थित थे, लेकिन कोई आदमी न था। न कप्तान, न क्रू, न उनकी पत्नी, न उनकी बेटी। जहाज के अंदर लगभग 1 मीटर पानी था होल्ड में, लेकिन इतना पानी ऐसी छोटी मात्रा नहीं कि उसे डूबने का डर लगे। उनके निजी सामान, कपड़े, बर्तन, उनकी रोजमर्रा की चीजें लगभग सभी वहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज गायब थी, उनका लाइफ बोट। कोई संघर्ष का निशान नहीं मिला, कोई लड़ाई नहीं, कोई खून नहीं। यह दृश्य पूरी दुनिया को हिला गया। एक जहाज पूरी तरह तैयार, लेकिन बिना एक आत्मा। इतिहास और मिस्ट्री प्रेमियों ने दशकों से मैरी सेलेस्ट के लिए कई थ्योरियां पेश की हैं। लीकिंग अल्कोहल थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी में से एक है कि जहाज में भरे अल्कोहल बैरलों से वाष्प निकल रही थी। इन वाष्पों ने क्रू को यह डर दिला दिया कि जहाज 100% डूब जाएगा, में विस्फोट हो सकता है। उन्होंने जहाज को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सवाल यह उठता है, अगर वे भाग गए तो क्यों उन्होंने अपनी कीमती चीजें छोड़ी? और क्यों उनकी कीमती नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स गायब थीं? यह भी कहा गया है कि नौका लाइफ बोट को छोड़कर उन्हें जहाज में वापस लौटने का इरादा था, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई। कई अनुमान यह लगाते हैं कि लाइफ बोट को जहाज से रस्सी के साथ बांधा गया था, लेकिन बाद में वह टूट गई या खुल गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक अंडर सी अर्थक्वेक या सीक्वेक ने जहाज को हिलाया हो सकता है, जिससे क्रू ने जहाज डूबने का डर खाया और उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जहाज में कोई भारी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं मिला था। वाटर स्पाउट, जल टूटने वाली भंवर, एक पानी की भंवर या वाटर स्पॉट अचानक आ सकती है जो जहाज को झटका दे, लेकिन उसकी संरचना को बिना बहुत नुकसान पहुंचाए रख सकती है। इससे क्रू डर गया हो और उन्होंने जहाज छोड़ दिया हो, लेकिन यह अनुमान भी बहुत कम समर्थित है, क्योंकि पानी को न्यूनतम क्षति का प्रमाण नहीं मिला। मानवीय गलती और नेविगेशन एरर। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार क्रू ने पानी की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल हुए उपकरण, साउंडिंग रोड का गलत उपयोग किया हो सकता है। उनके पंप में दिक्कत थी, जिसे उन्होंने संभवतः जहाज छोड़ने से पहले खुल दिया था। यह सब मिलकर यह सोचने का कारण बनता है कि कप्तान ब्रिग्स ने यह विश्वास किया कि जहाज डूब सकता है, इसलिए उन्होंने सभी को लाइफ बोट में भेज दिया। अंतरंग और वैधता के रहस्य। कुछ लोग कहते हैं कि आर्थर कोनन डॉयल ने मैरी सेलेस्ट की कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी कहानी लिखी और उसने रहस्य को और बड़ा बना दिया।
फिल्मों और किताबों ने इस मिस्ट्री को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया है, जिससे वास्तविकता और कल्पना की रेखा धुंधली हो गई है। मैरी सेलेस्ट को बोर्ड करने वाली टीम ने पाया कि जहाज में पानी तो था, लेकिन इतना अधिक नहीं कि वह जहाज डूबने की स्थिति में हो। जहाज की स्थिति सैल योग्य थी, यानी वह तैरने योग्य, चल सकती थी। यह बात बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि यदि जहाज डूबने वाला होता तो क्रू अचानक छोड़ने की बजाय लड़ने या बचाव का प्रयास करते। इसके अलावा लाइफ बोट गायब था। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर कुछ गायब थे और कुछ दस्तावेज भी नहीं मिले। ये संकेत देते हैं कि यह छूटना शायद अचानक और विवशता में हुआ था, न कि एक शांतिपूर्ण सोच समझकर फैसला। कुछ वैज्ञानिकों ने मौसम डेटा का विश्लेषण किया है और पाया है कि उस दिन समुद्र में तेज हवाएं और असामान्य समय के तूफानी पैटर्न थे। इस तरह के वातावरण में जहाज पर पानी आना या कुछ अजीब झटके महसूस होना पूरी तरह संभव है। एमादियोन अन्य दृष्टिकोण बताते हैं कि जहाज में सिर्फ भ्रामक संकेत हो सकते थे। मतलब क्रू ने ऐसा महसूस किया कि वे खतरे में हैं, भले कि असल में कोई खतरा न हो। ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में लोग पैनिक मेक करते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया में फैसले लेते हैं, जैसे जहाज छोड़ देना। जहाज पर मौजूद लोग सिर्फ नाविक नहीं थे, उनमें कप्तान, उसकी पत्नी और उनकी एक नन्ही बेटी भी थी। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स एक अनुभवी समुद्री नाविक था। उसने अपने चालक दल को चुना था, विद्वान और भरोसेमंद लोग। जब ऐसा आदमी और उसकी पूरी टीम एक पूर्ण रूप से काम करने वाले जहाज छोड़ दें, तो यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं हो सकती, यह एक गहरा डर हो सकता है जो दिमाग में घर कर जाए। उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं, कपड़े, किताबें, निजी दस्तावेज अधूरे नहीं पाए गए। यह बात दर्शाती है कि उन्होंने अचानक भागने के बावजूद कुछ सामान अपने पास लिया, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं ले गए। यह अधूरा त्याग और डर की झटपट प्रतिक्रिया की कहानी कहता है। लाइफ बोट का गायब होना एक और रहस्य है। यह सुझाव देता है कि वे जहाज छोड़ने का निर्णय तो ले चुके थे, लेकिन हो सकता है कि लौटने का कोई इरादा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। आर्थर कोनन डॉयल का योगदान। 1884 में डॉयल ने जे हाबाकुक जेफसन स्टेटमेंट नामक कहानी लिखी, जिसमें उसने मैरी सेलेस्ट की कहानी को ड्रामाई रूप दिया। इस कहानी ने मिस्ट्री को और लोकप्रिय बनाया, लेकिन यह पूरी तरह काल्पनिक थी। विकल्पवादी थ्योरियां, कुछ ने पायरेसी या विद्रोह, म्यूटनी हाइपोथेसाइज किया, लेकिन बोर्डिंग पार्टी ने कोई संघर्ष का प्रमाण नहीं पाया। अन्य ने कहा कि यह एक बीमा धोखा, इंश्योरेंस फ्रॉड था। जहाज छोड़कर दावा किया गया हो सकता है, लेकिन इस पर ठोस सबूत कम ही मिले। प्राकृतिक विपत्ति, सीक्वेक, वाटर स्पॉट या जल भंवर जैसी प्राकृतिक घटनाओं को अक्सर मिस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि जहाज के अंदर नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स गायब होने की वजह गलत ट्राइंग या उपकरण की खराबी हो सकती है। मैरी सेलेस्ट की कहानी आज भी साहित्य, फिल्मों और पॉप कल्चर में जीवित है। आर्थर कोनन डॉयल की कहानी ने इसे और सुर्खियों में लाया। 1935 में द मिस्ट्री ऑफ द मैरी सेलेस्ट नामक एक फिल्म बनी। 2020 में एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हॉन्टिंग ऑफ द मैरी सेलेस्ट रिलीज हुई, जिसमें पैरानॉर्मल स्पेक्ट्रा जैसे विचार पेश किए गए। इतिहासकारों और मिस्ट्री शोधकर्ताओं के लिए मैरी सेलेस्ट एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां हर नई थ्योरी पुरानी सवालों को फिर जीवित करती है। जहाज का अंत भी उतना ही रहस्यमयी रहा। यह जहाज कई मालिकों के बाद आखिरकार 1885 में हेटी के रीफ में जमीन से टकराया गया था। यह क्रिएटेड किया गया भी कहा जाता है बीमा धोखाधड़ी के लिए। जहाज को पुनः नाविकों ने नहीं, बल्कि इतिहास ने धीरे धीरे अपने तीरों से नष्ट करके एक प्रतीक बना दिया, रहस्य का, अनसुलझे सवालों का और समुद्र की अस्मिता का। आज वैज्ञानिक, इतिहासकार और समुद्री शोधकर्ता मैरी सेलेस्ट की कहानी पर फिर से नजर डालते हैं। मौसम डेटा, समुद्री रिकॉर्ड और आधुनिक विश्लेषण सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय क्या हो सकता था। कुछ आधुनिक विश्लेषण यह सुझाव देते हैं कि जीवाश्म डेटा या जलमग्न संरचनाओं की मदद से यह पुष्टि की जा सकती है कि जहाज क्यों छोड़ा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात,
सच अभी तक नहीं मिला। मेरी सेलेस्ट आज भी समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य तब नहीं होता है जब कुछ न मिटे, बल्कि जब कुछ ले जाया जाए और चुपचाप रह जाए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट को महज प्राकृतिक खतरे की वजह से छोड़ा गया था, या आपके ख्याल में वहां कुछ गहरा, ठोस और सुपरनैचुरल हुआ था? नीचे कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं आपकी थ्योरी क्या है। अगर आप इस तरह की रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मिस्टीफाइजा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी अजीब, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली होगी। समुद्र चुप हो सकता है, लेकिन उसकी कहानियां रुकती नहीं